Hello everyone, welcome to Prep IAS. My name is Dimple Nankani and we continue with the series of geography lecture. आज का जो लेक्चर है वो लैंडफॉर्म्स पे है. लैंडफॉर्म्स रिलेटेड टू द ग्लेशियर्स एज वेल एज द कोस्टल लैंडफॉर्म. अगर हम कोस्टल लैंडफॉर्म्स या ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स को समझें उसके पहले हम समझेंगे कि ग्लेशियर होता क्या है. तो ग्लेशियर बेसिकली इज नथिंग बट अ ह्यूज मास ऑफ आइस जो कि धीरे 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 आपके लैंड पे चलता है. So, बहुत बड़ा आइस का मास है जो स्लोली रन्स ऑन द लैंड एंड ये कहीं पे भी हो सकता है. यू कैन फाउंड दिस ऑन दी माउंटेन रीजन्स. आप इसको कॉन्टिनेंट में भी मिल सकता है. कॉन्टिनेंट में मिलता है तो उसको आप कॉन्टिनेंट ग्लेशियर्स या कहते हैं या आइस शीट ग्लेशियर्स कहते हैं. और जब ये माउंटेन्स में मिलता है आप इसको एल्पाइन ग्लेशियर कहते हैं. एल्पाइन ग्लेशियर यानी जो कि माउंटेन्स है, एल्प्स है. What is a glacier? Basically, it's a huge of mass of ice moving as sheets over the lands, like continental glacier या Piedmont glacier. Example क्या है continental glacier के? You have Arctic and Antarctic. या ये तो माउंटेन्स पे भी चल सकता है इन द फॉर्म ऑफ द माउंटेन ग्लेशियर्स और द वैलियर ग्लेशियर्स को भी आप ग्लेशियर कहते हैं. अनलाइक द अदर मूवमेंट्स के जैसे कि वाटर का मूवमेंट होता है, रिवर का मूवमेंट होता है, वो बहुत फास्ट होता है. ग्लेशियर बहुत स्लो चलता है. अनलाइक वाटर फ्लो द ग्लेशियर मूव्स वेरी स्लो. वाटर फ्लो बहुत फास्ट होता है, ग्लेशियर का मूवमेंट बहुत स्लो होता है. इट कुड बी एज लो एज फ्यू सेंटीमीटर्स, फ्यू मीटर्स. या तो कुछ सेंटीमीटर होंगे या तो कुछ मीटर होंगे वंस इन अ, या और उससे भी कम होंगे. 1 मीटर दिन में 1 मीटर चलेगा या 1 सेंटीमीटर चलेगा या उससे कम भी चल सकता है. और ये चलते क्यों है? ये बेसिकली स्लाइड डाउन होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये पूरा ग्लेशियर था, ग्लेशियर आइस था. ठीक है, ये स्लाइड डाउन होते हैं क्योंकि ग्रेविटी इन पे काम करती है. और इरोजन इनका बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये काफी हेवी होते हैं. तो क्योंकि इतने हेवी होते हैं, इनका वेट बहुत होता है, धीरे धीरे चलने के बावजूद भी ये काफी इरोड करते हैं. तो व्हाट इज अ ग्लेशियर? दो टाइप उसके देख लिए. क्यों ये इरोड करते हैं और क्या ये फास्ट चलते हैं या स्लो चलते हैं? तो आपने एल्पाइन ग्लेशियर देखा है और आइस ग्लेशियर. जब ग्लेशियर चलता है तो ग्लेशियर इरोड करता है. इरोजन के भी इनके दो टाइप होते हैं. एक फॉर्म ऑफ इरोजन होता है प्लकिंग, दूसरा फॉर्म ऑफ इरोजन होता है एब्रेशन. एज यू कैन सी, प्लक यानी क्या? तोड़ना. प्लकिंग मीन्स तोड़ना. तो आप देखोगे कि जब ये ग्लेशियर चल रहा है तो अपने एक साथ अपना एक रॉक तोड़ते हुए चल रहा है. तो एक आइस रॉक को तोड़ते हुए चल रही है, उसको आप प्लकिंग कहते हो. और जैसे टूट जाता है तब जैसे से आप प्लकिंग, यू कैन सी कि एक रॉक को तोड़ा. ये एक रॉक अपने सारे साथ साथ कई रॉक्स को लेते हुए चलता है और पॉलिश करते हुए चलता है. तो इसको बोलते हैं एब्रेशन. दो टाइप के होता है, एक प्लकिंग. प्लकिंग होने के बाद वो रॉक्स कई सारा पॉलिश करते हैं दूसरे रॉक्स को और अपने साथ लेके चलते हैं, उसको कहते हैं एब्रेशन. ग्लेशियर एब्रेशन और प्लकिंग, ये दो टाइप के ग्लेशियर इरोजन है. दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लकिंग इज अबाउट कि आपने तोड़ा है, मटेरियल प्लक फ्रॉम द लैंड बाय द ग्लेशियर. लैंड से आपने कोई चीज तोड़ दी, और जैसे कि आपने कोई ब्लॉक तोड़ दिया, कोई फ्रैगमेंट तोड़ दिया, और उसको आप जब ड्रैग करते हुए जाते हो तो वो उसको आप एब्रेजन कहते हैं. प्लकिंग यानी एक चीज को तोड़ना, और एब्रेजन यानी दूसरों को पॉलिश करते हुए चलना. इस जीआईएफ में दोनों दिखाया है, प्लकिंग एंड प्लस एब्रेजन. इस दौरान प्लकिंग और एब्रेजन के कारण वो काफी डैमेज देते हैं लैंडफॉर्म्स को. और ये अनइवन वेदर्ड रॉक्स को धीरे 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 ये माउंटेन्स को अब आप इरोड करते हुए चलते हैं. तो ये आपका माउंटेनस रीजन है, यहाँ पे आपका ग्लेशियर है. ये ग्लेशियर इस रीजन को इरोड करेगा और इरोड करने के बाद ये काफी आपका लो लाइन हिल हो जाएगी. जैसे ग्लेशियर मूव करता है, डेब्रिस को लेते हुए चलता है और ये इनको इरोड करते हुए चलता है. सिर्फ छोटी सी हिल्स बचेंगी और आउटवॉश प्लेन्स बचेंगे अलोंग विद द अदर डिपोजिशनल फीचर. तो क्या होगा? जैसे 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 आपके हिल से चलेगा तो ये इरोड करते हुए चलेगा और हिल धीरे 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 प्लेन सरफेस में बदल जाएगा. यही चीज हमने रिवर में भी देखी थी. जैसे प्लेन में बदलता है तो डिपोजिशन होता है, वैसे ही ग्लेशियर भी जब प्लेन में आता है तो डिपोजिशन. तो क्या टाइप की इरोजन है? प्लकिंग एज वेल एज एब्रेशन. उसके कारण क्या हो सकता है? आपकी हिल्स जो है वो इरोड होती है. ग्लेशियर होता क्या है, क्या इरोजन के प्रोसेसेस हैं और उसके कारण होता क्या है? तो हम पहले लैंडफॉर्म्स ऑफ इरोजन देखेंगे. कुछ लैंडफॉर्म्स लाइक इरोजन, एक है आपका सर्क. फर्स्ट वन इज सर्क या CWM या कोरी. सर्क को ही CWM या कोरी कहते हैं. दूसरा है आपका हॉर्न, और उसके साथ है आपका सेरेटेड रिजेस. तो हॉर्न और serrated ridges. तो वन इज CWM या कोरी या सर्क, सेकेंड इज हॉर्न या pyramidal peak, थर्ड इज serrated ridges, और फोर्थ इज ग्लेशियल वैलीज. जैसे रिवर वैलीज होती हैं वैसे ग्लेशियल वैलीज होती हैं. एक होती है यू शेप्ड वैली और एक होती है हैंगिंग वैली. सो आपके फीचर्स हैं सर्क,
तो CWM या कोरी भी कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट फीचर। द सेकंड फीचर इज द पिरामिडिकल पीक, इसी को हॉर्न कहते हैं। थर्ड इज योर सेरेटेड रिजेस या एरिटे, इसी को एरिटे कहते हैं। और फोर्थ जो है वो टाइप ऑफ वैलीज है। वैलीज के भी दो टाइप है, एक होती है यू शेप्ड वैली और दूसरी होती है आपकी हैंगिंग वैली। तो दीज आर योर लैंडफॉर्म्स ऑफ द इरोजन बाय द ग्लेशियर्स। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सर्क, CWM या कोरी, तीनों सेम ही चीज के नाम है, इनको समझते हैं। सर्क, CWM या कोरी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे कॉमन लैंडफॉर्म जो है वो ग्लेशियटेड रीजन में यही है, सर्क या CWM या कोरी। ये कहाँ मिलता है? आपके हेड पे मिलता है, हेड वॉल पे मिलता है। इट इज फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैलीज, ग्लेशियल वैली के हेड पे मिलता है। क्यों मिलता है ये हेड पे? क्योंकि ग्लेशियल वैली से समझो आपने कोई चीज प्लग की, कोई रॉक प्लग किया, तो एक डिप्रेशन बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा। इस डिप्रेशन या गड्ढे को क्या कहते हैं? कोरी या CW। तो जब ग्लेशियर नीचे आता है तब ये डिप्रेशन बनाता है। ये डिप्रेशन प्लकिंग के कारण होता है और ये आपका डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है, उसको आप CWM, कोरी या सर्क कहते हैं। इसमें इवेंचुअली आपके इस गड्ढे में पानी भर सकता है और इस डिप्रेशन में जो पानी बन जाता है उसके कारण एक लेक बनता है, जिसको आप सर्क लेक भी कह सकते हैं, कोरी लेक भी कह सकते हैं या टान लेक भी कह सकते हैं। तो सर्क, कोरी, CWM या टान, ये सब सेम ही चीज के नाम है। द मीनिंग इज that there is a depression created at the head wall. As the depression rises, as the depression increases, you will have the water there and this will become your lake. First erosional features found at the head wall is that सर्क, कोरिया, CWM जिसको टान भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं ये है पिरामिडिकल पीक या हॉर्न। आप देख रहे हैं कि कैसे एक आइसोलेटेड पीक दिख रहा है आपके पूरे माउंटेनस ग्लेशियर्स के बीच में। ग्लेशियर के बीच में आपको एक आइसोलेटेड पीक दिख रहा है, इसको आप कहते हैं पिरामिडिकल पीक या हॉर्न। और जो यहाँ पे आपको जिगजैग करती हुई आपको एक लाइन दिख रही है, इसको आप कहते हो सेरेटेड रिज या एरिटे। एरिटे क्या होता है पहले समझते हैं। ये है एक डिप्रेशन, ये है एक डिप्रेशन, के पीछे भी है एक डिप्रेशन। तो जब ये हेडलैंड है, यहाँ पे एक डिप्रेशन बना, यहाँ पे एक डिप्रेशन बना, पीछे भी उसके एक डिप्रेशन बना। ये डिप्रेशन के कारण, ये डिप्रेशन के कारण आप देखेंगे कि ऊपर वाली चीजें जो हैं वो काफी ही पीक बन जाता है। समझे ये एक माउंटेन था, यहाँ पे भी एक गड्ढा आ गया, यहाँ पे भी एक गड्ढा आ गया और यहाँ पे भी एक गड्ढा आ गया। के कारण अब आगे पीक कैसा दिखेगा? आपका पीक कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे भी डिप्रेशन, यहाँ पे भी डिप्रेशन और यहाँ पे भी डिप्रेशन। ये जो पीक दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? ये पिरामिड की तरह दिख रहा है, इसको आप हॉर्न या पिरामिडिकल पीक कहोगे। क्यों बनता है? जब तीन सर्क, एक, दो और तीन, एक दूसरे को कट बैक करने लगे तो एक हॉर्न बनेगा जिसको आप पिरामिडिकल पीक या हॉर्न कहेंगे। और एरिटे क्या है? ये जो जिगजैग लाइन बचती है दो डिप्रेशंस के बीच में, ये जो जिगजैग लाइन लगती है दो डिप्रेशन के बीच में, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप एरिटे कहते हैं। तो एरिटे क्या है? व्हेन टू कोरीज, एक कोरी और दूसरा कोरी, एक सीडियम या दूसरी सीडियम, एक कट बैक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ माउंटेन्स, a knife edge ridge या zigzag ridge is called as arete or the serrated ridges। ये serrated ridges है जब एक वाला और दूसरे वाला दे कट बैक ईच। दिस इज योर इरोजनल लैंडफॉर्म। पहले हमने CWM देखा जिसको कोरी या टान कहते हैं, कैसे दो कोरी और टान के बीच में आपका सेरेटेड रिज होता है और कैसे जब तीन कोरी मिलते हैं तब आपका पिरामिडिकल पीक जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल जो है हॉर्न का या पिरामिडिकल पीक का, इसका एग्जाम्पल है मैटरहॉर्न जो कि एल्प्स में है, स्विट्जरलैंड में। सो एल्प्स इन स्विट्जरलैंड हैज अ हॉर्न कॉल्ड एज द योर पिरामिडिकल हॉर्न या तो फिर पिरामिडिकल पीक। Moving on, we were looking at the erosional landforms by the glacier. We looked at CWM, we looked at the pyramidical peak. Now, moving on to the next feature. The next feature that we have is this one, the valleys that have been created by the glaciers. The valleys can be two types, hanging valley and the U-shaped valley. आप यहाँ पे इस GIF को देखें तो आप देखेंगे कि आपका इसमें कैसे कैसे आपका आइस आ रहा है। जैसे जैसे आपका आइस आ रहा है तो ग्लेशियर्स बन रहे हैं। ये ग्लेशियर्स ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स हैं। ये ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर से आपका एक मेन ग्लेशियर बना था। ये जो मेन ग्लेशियर है ये काफी इरोड करता है,
इरोजन के कारण एक आपको यू शेप्ड वैली दे देगा, गिव यू अ यू शेप्ड वैली एज यू कैन सी। सो दिस यू शेप्ड वैली, और जो ऊपर वैलीज बन रही हैं, जो ऊपर वैलीज बन रही हैं, जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स के कारण बन रही हैं, उनको आप कहते हो हैंगिंग वैली। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका सेरेटेड रिज या एरिटे, ये है आपका पिरामिडिकल पीक, ये एक डिप्रेशन है टान, ये एक डिप्रेशन है टान या कोरी, ये है आपका सेरेटेड रिज, यहाँ पे भी डिप्रेशन है, ये आपकी हैंगिंग वैली है, ये भी आपकी हैंगिंग वैली है, ये सब वैलीज हैं। ये आपकी हैंगिंग वैली से मेन जुड़ गई आपकी मेन वैली, और ये मेन वैली ने एक यू शेप्ड वैली बना दिया। तो दिस इज योर यू शेप्ड वैली, दिस इज द हैंगिंग वैली, you have the pyramidical peaks, you have pyramidical peak, you have arete, you have arete, you have arete। और यहाँ पे जब ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो रिवर्स बनेगी। ये रिवर्स आप देख रहे हैं, ये रिवर्स जब आती हैं इकट्ठे होती हैं और आपको एक लेक देती है। इस लेक का नाम है रिबन। यू हैव अ लेक कॉल्ड एज द रिबन लेक। तो हम वैलीज देख रहे थे, एक है आपकी मेन यू शेप्ड वैली और एक है आपकी हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली आपके ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर से बनी हुई, और यू शेप्ड वैली जो है आपकी मेन ग्लेशियर से बनी हुई है। तो दिस वाज द इरोजनल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म लाइक सर्क, you have arete, you have on, and now we have done valleys of the glacier, the hanging valley and the U-shaped valley. Moving on, ये U-shaped valley क्या है? U-shaped valley is basically जब glaciers downward आते हैं, ये erode करते हैं, तो आपका फीड होता है बाय सेवरल कोरीज, और ये आते आते नीचे साइड को इरोड कर देंगे। और ये जो चीज जिन्होंने इन्होंने इरोड की है, इसको आप स्पर भी कहते हो, जिसको आप ट्रंकेटेड स्पर। एक यू शेप्ड वैली है बिकॉज ऑफ द इरोशन। जब आइस हट जाएगी तो वाटर आ जाएगा, उसके कारण आप रिबन लेक बनेगा। दिस इज योर यू शेप्ड वैली। मूविंग ऑन, आप हैंगिंग वैली देख सकते हैं। ये अगर मेन यू शेप्ड वैली है तो इसके ऊपर जो वैली हैंग कर रही है, इसको आप हैंगिंग वैली कहते हैं। व्हाट इज हैंगिंग वैली? द मेन वैली इज इरोडेड मोर, ये ज्यादा इरोड हो गई है दैन द ट्रिब्यूटरी वैलीज, और जब ये आइस मेल्ट होगी तो ये ऊपर हैंग करती रहेगी मेन वैली की तरफ। ये जो ट्रिब्यूटरी वैली है, इसी को आप हैंगिंग वैली भी कहते हो। ट्रिब्यूटरी वैलीज आर आल्सो कॉल्ड एज हैंगिंग वैली, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मेन वैली। तो ये आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे बाय द ग्लेशियर्स। मूविंग ऑन टू द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, कुछ आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स लाइक सबसे फेमस है मोरेन, एक है आउटवॉश प्लेन, एक है टिल प्लेन, यू हैव एस्कर, यू हैव ड्रमलिन, जिसको आप एग बास्केट टोपोग्राफी भी कहते हैं। तो एक एक करके इन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म टू बी अंडरस्टूड इज मोरेन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब ग्लेशियर आता है, यहाँ तक तो इरोड कर रहा है, लास्ट में जो ग्लेशियर डिपॉजिट करता है उसको आप टर्मिनल मोरेन कहते हैं। मोरेन यानी जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स कर रहा है, ये डिपॉजिट कहीं पे भी कर सकता है, उसके बेसिस पे आप उसको टर्मिनल मोरेन, मीडियल मोरेन, लैटरल मोरेन बोलते हैं। So this is your glaciers. You can see these are the mountains. Here we had the glaciers. Here you had the glacier coming. एंड यहाँ पे ग्लेशियर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे इनका स्लोप कम हो रहा है, तो वो चीजें डिपॉजिट करते हुए चलेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, दिस इज द डिपोजिशन डन बाय द ग्लेशियर। जैसे अलूवियल फैन होता है, वैसे ही मोरेन भी उसी का समझो टाइप समझो। जैसे ग्लेशियर ने आपका स्लोप छोड़ा, नीचे आए, तो आपका मोरेन चालू हुआ। अब मोरेन डिपेंड करता है कि कहाँ बन रहा है। दिस वन जो कि साइड में बन रहा है, ये वाला और ये वाला जो साइड में बन रहे हैं, उसको हम कहते हैं लैटरल मोरेन। जो साइड में बनते हैं वो लैटरली बनते हैं, उसको लैटरल मोरेन कहेंगे। जो लास्ट में बनता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल मोरेन। लास्ट में बन रहा है उसको कह रहे हैं टर्मिनल मोरेन। और धीरे धीरे कई सारे, जैसे जैसे रिसीड हो रहा है ग्लेशियर, ऐसे पीछे पीछे मेल्ट होता जाएगा, तो रिसीड होता जाएगा, तो आपके सीरीज ऑफ मोरेन जो बन रहे हैं उनको आप कहोगे रिसेशनल मोरेन। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर आपका रिसीड हुआ, पीछे पीछे गया और डिपॉजिट करता चला गया, डिपॉजिट करता चला गया। तो ये सीरीज ऑफ मोरेन को आप क्या कहेंगे? रिसेशनल मोरेन। इसमें जो लास्ट वाला मोरेन होगा उसको कहोगे टर्मिनल मोरेन। हमने रिसेशनल मोरेन देखा, लैटरल मोरेन देखा, टर्मिनल मोरेन देखा, और ये जो बीच में बन रहा है
इसको आप कहते हो मीडियल मोरेन। तो जो साइड में बन रहा था, विच आई विल बी ट्राइंग टू शो यू इन येलो कलर, वो है लैटरल, और जो बीच में बन रहा है वो है मीडियल। तो ये साइड वाला जो है ये है लैटरल, ये है लैटरल, और ये बीच वाला जो है वो है मीडियल। ये लास्ट वाला जो है टर्मिनल, और ये जो धीरे 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 रिसीड होता हुआ गया वो है रिसेशनल। तो मोरेन के अलग अलग टाइप हैं, सभी डिपोजिशनल फीचर है। टर्मिनल मोरेन के बाद आप देखोगे कि पानी भी अपना काम कर रहा है, ग्लेशियर के साथ वाटर वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो आपका बन गया आउटवॉश प्लेन। सो नाउ यू हैव दी आउटवॉश प्लेन। सो वी वर लुकिंग एट moraine, we have the outwash plane. So we were looking at the moraine. What is moraine? Terminal moraine, medial moraine, lateral moraine, and recessional moraine. Moraine is the long ridges of deposits of the glacier till. Glacier का जो टिल होता है, ग्लेशियर का जो क्ले होता है, ग्लेशियर जो सैंड लेके चलती है, बोल्डर्स लेके चलती है, वो जब डिपॉजिट होते हैं उसको आप मोरेन कहते हैं। मोरेन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। टर्मिनल, ये एंड ऑफ ग्लेशियर बताता है। लैटरल मोरेन जो पैरेलल है ग्लेशियल वैलीज को, यू कैन सी। मीडियल मोरेन जो सेंटर ऑफ ग्लेशियल वैलीज पे है। रिसेशनल मोरेन जब सीरीज ऑफ वेव रिसीड हो रही थी, आइस मेल्ट हो रहा था, तो ऐसे सीरीज ऑफ मोरेन बने थे, उसको आप कहते हो रिसेशनल मोरेन। So recessional moraine, terminal moraine, medial moraine, and the lateral moraine. These are the depositional feature of glacier, that is your moraine. Then the next depositional feature is the outwash plain. हमने यहाँ देखा outwash plain, इसमें not only the glacier was working but also the rivers were working. So looking at the outwash plain, what is an outwash plain? So you can see this is a glacier, this is a glacier, this is a glacier. Probably this marks the end of the terminal moraine. Now you have the rivers. The rivers, they are now sorting out the deposits. ये deposits को sort करने लगेगी. Coarser वाले पीछे रह जाएंगे, finer वाले आगे तक आएंगे. The finer one will remain in the end, whereas the coarser one will be at the back. The coarser one will be at the back. So what is an outwash plain? Basically, it is the small amount of rock debris that is carried by the melting glaciers. ठीक है, बहुत सारा रॉक डेब्रिस स्ट्रीम लेके आती है, पानी लेके आती है ग्लेशियर्स के साथ, इसलिए इसको आप ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स भी कहते हैं, इसको आउट वॉश प्लेन भी कहते हो। ये स्ट्रैटिफाइड होते हैं और असॉर्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी इनको सॉर्ट करता है अलग अलग फॉर्म में, पानी इनको सॉर्ट कर देगा अलग अलग फॉर्म में, तो ये स्ट्रैटिफाइड होते हैं। ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं, ये रिवर्स और ग्लेशियर के कारण बनते हैं, इसको आप आउटवॉश्ड प्लेन कहते हैं। अब कहीं जगह पे आपके ऐसे गड्ढे रहेंगे और कहीं जगह पे आपके ऐसे पानी रहेगा, कैन हैव दिस कैन बी वन। सो यू कैन सी जैसे आपका पानी आया, आपके सेडिमेंट्स आपके सॉर्ट हुए, यू कैन सी कि जहां जहां डिप्रेशन था वहां वहां आपके लेक्स बनते चले गए। इस लेक्स को आप कहते हो केटल लेक। तो आउटवॉश प्लेन में यू कैन सी दैट आपके नॉब और केटल टोपोग्राफी बनती है। यू हैव केटल लेक्स एंड आपकी जो टोपोग्राफी बनती है दैट इज नॉब एंड केटल टोपोग्राफी। नॉब मीन्स एलिवेशन, केटल मीन्स अ डिप्रेशन, elevation means a depression. So this was the second depositional feature. हमने first depositional feature moraine देखा, हम second depositional feature देख रहे हैं, that is your outwash plain. Moving on to understanding the third depositional feature, as you can see यहाँ पे टिल से ही बना है, यानी ग्लेशियर के डिपॉजिट से ही बना है, पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ एक साथ है, रॉक भी साथ में है, सॉफ्ट सैंड भी साथ में है, क्लेई मटेरियल भी साथ में है। तो ये सॉर्टेड है क्या? ये सॉर्टेड नहीं है। व्हाट आर दे? ये अनसॉर्टेड डेब्रिस है, कोर्स और फाइन डेब्रिस साथ में ही है, जो ग्लेशियर ने छोड़ दिया, ग्लेशियर मेल्ट हुआ, ग्लेशियर छोड़ दिया और चला गया। ये शीट्स में नहीं, शीट्स में मिलते हैं और ये टिल प्लेन बनाते हैं। ये फीचरलेस प्लेन है और मोनोटोनस प्लेन। तो ग्लेशियर पीछे हुआ, ग्लेशियर ने अपने सारे डिपॉजिट छोड़ दिए, गरम गरम अगर हो गया तो ग्लेशियर मेल्ट होगा, तो ग्लेशियर ने अपने सारे डिपॉजिट छोड़ दिए, ना कोई मेल्ट वाटर हुआ ना कुछ हुआ, और यहाँ पे आपकी सारे जो डिपॉजिट्स हैं एक साथ पड़े हुए मिलते हैं, फाइन पार्टिकल्स, रफ पार्टिकल्स, कोर्स पार्टिकल्स, सारे के सारे। इसको आप क्या कहते हैं? टिल प्लेन। मूविंग ऑन, इसके बाद हम थर्ड फोर्थ डिपोजिशनल फीचर पढ़ रहे हैं। हमने मोरेन पढ़ा, आउटवॉश प्लेन पढ़ा, टिल प्लेन पढ़ा, अब हम एस्कर पढ़ रहे हैं। एस्कर क्या होता है? बेसिकली समझिए आप, ये आपका माउंटेन है, ये आपके माउंटेन पे यू हैव अ ग्लेशियर, दिस इज अ माउंटेन,
On the mountain we have a glacier. On the mountain we have a glacier. Okay, so what is this? There is a glacier on the mountain. तो ये ग्लेशियल आइस है, ये ग्लेशियल आइस है, ये ग्लेशियल आइस आपके रॉक्स, जो ग्लेशियल आइस है, ये ग्लेशियल आइस का जो बेस है, ठीक है, आप समझे कि ग्लेशियर का वेट काफी हैवी होता है। क्योंकि ग्लेशियर का वेट हैवी होता है तो ये अपने बेस पे भी काफी प्रेशर देते हैं। ये इनका बेस है, ये बेस पे भी काफी प्रेशर आएगा। क्योंकि ये बेस पे किसका प्रेशर आएगा? ये ग्लेशियर का प्रेशर आएगा। ये ग्लेशियर बेस पे प्रेशर दे रहा है। क्योंकि ग्लेशियर बेस पे प्रेशर दे रहा है तो क्या हो जाएगा? ये आइस क्या हो जाएगी? ये आइस हो जाएगी मेल्ट। और ये आइस मेल्ट होगी तो क्या बन जाएगी? वाटर बन जाएगी। तो क्या है? बेसिकली ऊपर है आपका आइस, सॉलिड आइस, और आइस के बेस में है आपका फ्लूइड वाटर। On the base of the ice you have a fluid water. This is the fluid water. Now as we have fluid water and on the base, and we have on the base we have, ऊपर आइस है, नीचे आपका फ्लूइड वाटर है। तो ये जो फ्लूइड वाटर है ये रिवर के जैसे है, ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके चलेगा और ये सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देगा। ऊपर अभी भी आपकी ग्लेशियल आइस है। जब तक ये ग्लेशियल आइस रहेगी तब तक आपको ये जो डिपॉजिट की हुई चीज आपको दिखेगी नहीं। वंस द ग्लेशियल आइस हैज मेल्टेड, जब ये ग्लेशियल आइस मेल्ट हो जाएगी तब आपको ये रिजेस या आपको डिपोजिशंस दिखेंगे। तो ये है कहाँ? ये है यहाँ पे। डिपोजिशंस हैं किसके नीचे? आइस के नीचे। क्यों है? क्योंकि आइस ने प्रेशर दिया, उससे क्या हुआ? चीजें मेल्ट हो गई, उससे क्या हुआ? चीजें डिपॉजिट्स हो गई। तो एस्कर क्या है? ये लॉन्ग रिज है, दिख रहा है आपको? ये लॉन्ग की लंबी डिपोजिशन की लाइन है। दिस इज द लाइन ऑफ डिपोजिशन। दिस इज लॉन्ग रिज, लॉन्ग नैरो रिज। किससे बनी है? सैंड और ग्रेवल से बनी है। क्या पता पड़ रहा है? ये पता पड़ रहा है कि यहाँ पे सब ग्लेशियल, ग्लेशियल के नीचे सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर स्ट्रीम है। मेल्ट वाटर, सब ग्लेशियल के नीचे, सब उसके नीचे पानी मेल्ट हो गया, मेल्ट वाटर स्ट्रीम है। ये कितनी हो सकती है? ये हाइट में तो ज्यादा लंबी नहीं होती है, छोटी ही होती है, बट ये लंबी बड़ी होती है। दे आर वेरी लॉन्ग, दे आर नॉट एज वेरी बिग इन हाइट। किससे बनता है? सैंड पार्टिकल से बनता है, ग्रेवल से बनता है, डस्ट से बनता है, क्ले से बनता है, जो कि पानी के साथ ड्रेन ऑफ हो रहा है। तो दिस इज योर एस्कर। यू कैन सी इट योर ऑल्सो, दिस लॉन्ग नैरो रिज is the esker. Long narrow ridge is called as the esker. Moving on to understanding the another depositional features, that is your drumlin. So drumlin is like this. Drumlin ऐसे दिखते हैं क्योंकि ये एग की बास्केट को रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसको आप बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी कहते हैं। तो दिस इज द बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। तो व्हाट इज बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी और क्यों बनती है इसको समझते हैं। ये डिपोजिशनल फीचर है, इसको ना भूलें। तो जब आपका ग्लेशियर अपने साथ सैंड पार्टिकल्स लेके आया नीचे, ग्रेवल पार्टिकल्स लेके आया नीचे, क्ले पार्टिकल्स लेके आया नीचे, राइट, सैंड ग्लेवल के क्ले पार्टिकल्स को लेके आया, उसने यहाँ पे डिपॉजिट्स किए, यहाँ पे उसने डिपॉजिट किए। अब ये डिपोजिशन एक बास्केट की शेप में आने लगे, इसलिए आप इसको बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं। तो क्या है ड्रमलिन? ये स्मूथ ओवल शेप्ड फीचर है, स्मूथ फीचर है, ओवल शेप के फीचर हैं, आप देख सकते हैं। ओवल शेप्ड फीचर है, स्मूथ फीचर है। किससे बना है? ग्लेशियल टिल से बना है, ग्लेशियल के डिपोजिशन से बना है, सैंड से बना है, ग्रेवल से बना है। सैंड, टिल्ट, ग्रेवल, क्ले, ये से इससे बना है। इसका भी एक एंड आपका जेंटल होता है और दूसरा एंड जो होता है वो स्टीप होता है। एक एंड जेंटल है, दूसरा एंड स्टीप है। तो ये one end is gentle, gets blunter, and the other end is called as tail. तो ये जो वन एंड है, जो कि आपका वन एंड ऑफ ड्रमलिन है, इसको कहते हैं स्टॉस, स्टॉस एंड। ये जो ब्लंटर वाला है ये है स्टॉस, दिस इज स्टॉस। एंड जो जेंटल वाला है उसको टेल। क्यों ये ऐसा हुआ है? क्योंकि जब ग्लेशियर मूव कर रहा था, जब ग्लेशियर वापस जा रहा था, तो इसने व्हेन दिस, इसने यहाँ पे पीछे जा रहा था, यहाँ पे वो
ऐसा शेप बन गया। जो लॉन्ग एक्सिस है ड्रमलिन का, ये दिस लॉन्ग एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द आइस मूव। तो आइस ऐसे मूव कर रही थी, आइस ऐसे मूव कर रही थी, तो ये हमें डायरेक्शन बताता है कि कैसे आपकी आइस वो मूव कर रही थी। तो दिस इज योर ड्रमलिन। अब हम दूसरे फीचर्स पे आते हैं, दैट इज द लैंडफॉर्म बाय द फॉर्म्ड बाय द कोस्टल वेव्स। पहले वेव होती क्या है उसको समझते हैं। वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस। कोई भी डिस्टर्बेंस जब आपके यहाँ पे आप देखेंगे, जब कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो आपका जो वाटर पार्टिकल है वो रोटेट करने लगता है सर्कुलर फॉर्म में। द वाटर पार्टिकल रोटेट्स इन द सर्कुलर form. The water particles is rotating in the circular form. You can see the circular form, the blue color. Water particle आपका circular form में हो रहा है, but आपकी energy आप देखेंगे, you can see that the energy is moving. Energy is moving from one place to another. The energy is moving from one place to another. Okay, so we were looking at this. ये water है, ये water circular घूम रहा है. The water is moving circular, the water is moving circular, but the energy is moving from one place. You can see that the energy, this one, ये वाटर यहाँ पे भी घूम रहा है, ये वाटर ऐसे घूम रहा है, और ये एनर्जी साथ साथ आपकी क्रस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ आपका रोटेट हो रहा है। व्हाट इज अ वेव? वेव इज नथिंग बट वेव इज नथिंग बट अ रिपल। वेव इज नथिंग बट अ रिपल। एक रिपल है, एक डिस्टर्बेंस है। क्यों बना है? क्योंकि आपका कोई एज एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक डिस्टर्बेंस जो बना हुआ है सरफेस पे, जैसे आपकी एनर्जी मूव हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें कोई वाटर का मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं हुआ कि ये एक वाटर का पार्टिकल, ये वाला वाटर का पार्टिकल, फर्स्ट वाला पार्टिकल वो लास्ट तक चला गया, ऐसा नहीं है। वाटर पार्टिकल तो गोल ही घूम रहा है, बट एनर्जी मूव हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए ताश के पत्ते लाइन से पड़े हुए हैं, आपने फर्स्ट के ताश पत्तों को हटाया और उसके कारण लास्ट का ताश पत्ता हट गिर गया। क्या ये ताश का पत्ता, फर्स्ट ताश का पत्ता लास्ट तक गया क्या? नहीं, बट ये पत्ता बस थोड़ा हिला, सारे पत्ते थोड़े 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 हिले और लास्ट वाला गिर गया, लास्ट वाला इफेक्ट हुआ। तो यही होती है वेव की, एनर्जी तो मूव हो रही है बट पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो रहे। दिस इज योर वेव, डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द वाटर, इट इज ओनली द एनर्जी विच मूव्स। ठीक है, फॉर्म कब बनता है? जो प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स, जैसे विंड, वो काफी छोटा है देन द रेजिस्टिंग फोर्स, तो वो रेजिस्टेंट फोर्स जो है वाटर का वो काफी स्ट्रांग है, इसलिए पानी मूव नहीं हो रहा है, बट एनर्जी तो आपकी मूव होती जाती है, ड्यू टू विच एनर्जी इज नॉट एबल टू कैरी द वाटर पार्टिकल एंड इज ओनली सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द disturbance. So only disturbance is being created. Water particle is not moving. The water particle moves only in the circular shape and the energy moves from one place to another. अब जैसे energy move होती है, energy आपकी wave होती है, wave में एक होता है crest, एक होता है trough, एक होता है crest, एक होता है trough। तो आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। The distance between two crest or the distance between two trough is called as wavelength. Called as wavelength. Distance between two crest or the distance between two trough is called as wavelength. And what is wave height? The distance between the crest and the trough. तो हाइट क्या होता है? जो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो हाइट है, जो लंबाई है, उसको आप हाइट कहते हैं। और जो दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में, ये आपकी जो जो डिस्टेंस है, उसको आप वेव लेंथ कहते हैं। So you can see this is the water particle. The water particle moves here. Water particle moves here. So this is the circular movement that is going on, but the wave energy is moving. तो आपकी वेव क्या होती है? ये अपनी शेप मेंटेन करके रखेगी क्रस्ट और ट्रफ की, क्रस्ट और ट्रफ की, जब तक कि इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ और वेव हाइट मेंटेन रहे। अगर वेव हाइट अपना बेस, और ये बेस है, अगर बेस वेव हाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो वेव क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो वेव कब टूटती है? जो वेव बेस है अगर वो हाफ ऑफ वेवलेंथ से कम हो जाए। जनरली कहाँ होता है आप देखेंगे, यहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे डेप्थ जो है वो ग्रेटर देन हाफ ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे डेप्थ जो है नियरली हाफ ऑफ वेवलेंथ। जब ये डेप्थ कम होती चली जाएगी
तब आप देखोगे कि आपकी शेप वेव की चेंज हो रही है. योर वेव इज व्हाट, नाउ द वेव इज ब्रेकिंग. वेव कब ब्रेक करता है, वेयर द वेव का जो डेप्थ है या जो डेप्थ ऑफ द वाटर है इज लेस देन हाफ. अगर वो इफ लेस देन हाफ हो जाएगा, ग्रेटर देन हाफ है तो ठीक है, अगर डेप्थ लेस देन हाफ ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा तो वो अपनी शेप नहीं मेंटेन कर पाएगी. वेव बॉटम को टच करेगी जैसे वो कोस्ट की तरफ जा रही है. डीप वाटर में वेवलेंथ कांस्टेंट है, जैसे जैसे वो कोस्ट की तरफ जा रही है तो वेवलेंथ उनकी कम होती जा रही है. ठीक है, तो ये वेवलेंथ मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा आपकी वो ब्रेक. ठीक है, जैसे ये ब्रेक होएगी तो ये एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, ये एनर्जी कोस्ट पे रिलीज होगी. जैसे ये एनर्जी कोस्ट पे रिलीज होगी तो उससे क्या बनेगा, आपके लैंडफॉर्म्स बनेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स एज वेल एज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. ओके, दिस इज व्हाट इज देयर. मूविंग ऑन, तो कैसे इरोजन और डिपोजिशन लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, वही एक्शंस है, हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेजन और एट्रिशन. जो रिवर में थे वही एक्शंस यहाँ पे भी कोस्ट में है. अब धीरे धीरे एक एक करके इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स समझते हैं. सो व्हाट इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड व्हाट इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. फर्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म इज योर वेव कट क्लिफ. क्लिफ का क्या मतलब होता है, एक स्टीप साइड, एक स्टीप हिल, इसको आप क्लिफ कहते हो. ये कौन कट कर रहा है, ये वेव कट कर रही है. देखो वेव क्या करती है, एक छोटा सा अंदर से सुरंग टाइप बना देती है जिसको आप नॉच कहते हो, जिसको आप नॉच कहते हो. सो ये वेव है, इसने से सुरंग टाइप बनाया, इसको नॉच करोगे और ये नॉच के कारण जो उसका ऊपर वाला रीजन है वो स्टेबिलिटी नहीं बना पाएगा और वो गिर जाएगा. जब वो गिर जाएगा तो आपको ये जो सरफेस दिखा है, ये जो सरफेस है ये क्यों बना है, क्योंकि वेव ने कट किया. वेव कट क्लिफ. क्लिफ इज अ स्टीप साइड formed because the wave cut something. This is called as the wave cut platform. So what is a wave cut platform? ये erosion landform. सारे सी क्लिफ क्या होते हैं, स्टीप होते हैं, आपके फेस स्कार्प होता है उसमें. जब फुट ऑफ द सच क्लिफ एक जेंटली, जब आपका ये काफी सारा इरोजन होता जाएगा तो आपका एक वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाएगा. व्हाट इज अ वेव कट प्लेटफॉर्म? देयर वाज सम इरोजन एंड यू हैव अ वेव कट प्लेटफॉर्म. सिमिलरली आपके बाकी फीचर्स बनते हैं जैसे कि केव, जैसे कि स्टैक, जैसे कि स्टंप. ओके, तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज केव, स्टैक, स्टंप. तो ये वेव है, ये इरोड की छोटा सा होल बनाई, इसको आप सी केव कहोगे. ये धीरे 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 आपका होल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ये इतना ऊपर पहुंच गया कि इसने पूरा इसको इरोड कर दिया. यू कैन सी, इसने पूरा अगर इरोड कर दिया तो आपको एक अलग से लैंडफॉर्म दिख रहा है. ये अलग से लैंडफॉर्म आपको दिखेगा, इसको आप स्टंप कहोगे. ठीक है, इसको आप स्टंप कहो. तो ये स्टंप कैसे बना, लेट्स अंडरस्टैंड. वेव ने एक छोटा सा गड्ढा बनाया, वो गड्ढा आपका बढ़ता चला गया साइज में. जैसे आपका गड्ढा साइज में बढ़ता चला गया, यू कैन सी, तो आपका एक केव बना. ये केव का हाइट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये रूफ तक पहुंच जाएगा. जब रूफ तक पहुंच जाएगा एक अकलौता एक रॉक कट जाएगा इसके दूसरे आपके रॉक से, तब आप उसको कहते हो, जब पूरा इरोजन हो गया देखोगे आपका रॉक अलग से कट गया, इसको कहते हो स्टैक. जब ये स्टैक और इरोड हो जाता है तो आप उसको कहते हैं स्टम्प. सो व्हाट इज अ स्टैक एंड अ स्टम्प. तो केव कैसे बना, क्योंकि वेव लैश कर रहा था, एक हॉलो आया, ये हॉलो वाइडन और डीपन बना, रूफ कोलैप्स हो गया, उससे आपका बना स्टैक एंड उससे आपका बना स्टंप. उससे आपका स्टैक एंड उससे आपका स्टंप बना. आप यहाँ पे इन फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. यू कैन आइडेंटिफाई दीज फीचर्स. एज यू कैन सी, दिस इज योर इरोजन दैट इज गोइंग ऑन. यहाँ पे इरोजन हुआ, आपका वेव कट प्लेटफॉर्म बना. ये डिपोजिशन जो हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, तो ये वेव बिल्ड टेरेसेस भी है और वेव कट प्लेटफॉर्म है. ये वेव कट प्लेटफॉर्म है और ये वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरोजन जमा होके आपका कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है. तो वेव कट प्लेटफॉर्म एंड वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म. You can see this is a cave, you can see this is a stack, and you can see the stump. So cave, stack, the stump. The wave cut platform and the wave build platform. Wave cut platform and wave build platform. These are the coastal landforms of erosions.
मूविंग ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो जैसे आप यहाँ इस GIF से देख सकते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म और वेव बिल्ड प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखिए। ये कट हुआ, ये कट बन गया और यहाँ डिपॉजिट्स हुए, तो यहाँ पे वेव बिल्ड बन रहा है। ये वेव बिल्ड जब बन रहा है, अब देख रहे हो कि सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं। कई बार सेडिमेंट्स ये ऊपर पहुंचने लगेंगे, कई बार सेडिमेंट्स ये ऊपर पहुंचने लगेंगे। तो आप ये जो सेडिमेंट्स है आपको वो ऊपर दिखने लगेंगे। ये सैंड पार्टिकल्स आपको ऊपर जब दिखने लगेंगे तो आप उनको अलग अलग नाम से जान सकते हो। यू कैन नो देम बाय बीच, you can know them by you can know them by beach, you can know them by bars, you can know them by sandbars, you can know them by spit। तो ये spit है, ये beach dune है, ये आपका beach है, this is your beach। You can have offshore sandbar, you can have, you can also have a lagoon। तो ये क्या हुआ, ये आपका वेव कट प्लेटफॉर्म तो बन गया, बट यहाँ का जो सेडिमेंट था, ये आपका सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा होने स्टार्ट हो गए। जैसे सेडिमेंट जमा होने स्टार्ट हो गए, तब आपका धीरे 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 आपको ये सैंड ऊपर ऊपर आपको दिखने लगेगी। इसको आप बार बोल सकते हैं, इसको आप बैरियर बार बोल सकते हैं, इसको आप स्पिट भी बोल सकते हैं। ऑफशोर बार की जैसे आप देख सकते हैं, ये है आपका ऑफशोर बार। ऑफशोर बार क्या होता है, ये जो सैंड है, आपके डस्ट है, शिंगल है, ये पैरेलल टू द कोस्ट है, इसलिए आप इसको ऑफशोर, ऑफशोर यानी पानी में, पैरेलल टू द कोस्ट है और ये पानी में है, इसलिए इसको आप ऑफशोर बार कहते हैं। जब ये ऑफशोर बार बड़ा हो जाता है और एक्सपोज हो जाता है, तब आप उसको बैरियर बार कहते हैं। और यही चीज जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जब मेन लैंड से जुड़ जाए, तो मेन लैंड से जुड़ जाता है तो आप उसको सैंड स्पिट कहते हो। देखो ये मेन लैंड से जुड़ गया तो आप इसको सैंड स्पिट कहते हैं। और ये तीनों धीरे 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 बन के आपका एक लगून फॉर्म करते हैं। तो क्या होता है बार, क्या होता है बैरियर बार, क्या होता है ऑफशोर। तो यू कैन सी दिस हियर, you can see this here। ये है आपका wave cut platform। we have a wave cut platform। once we have a wave cut platform, we will have a wave build platform। so you have a wave cut platform, you have a wave build platform। ये wave cut platform हुआ, ये wave build platform हुआ। क्योंकि ये wave build platform हुआ, ठीक है, ये जब धीरे धीरे ऊपर आएगा इसको बोलोगे बार, ये जब बड़ा हो जाएगा उसको बोलोगे ऑफशोर बार, ये और बड़ा हो जाएगा उसको बोलोगे बैरियर बार, और जब ये लैंड के साथ चिपक जाएगा वो कहोगे स्पिट। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे आपका बनता है। ये आपके धीरे 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 आपका वेव ने इरोड किया, ये सेडिमेंट्स आपके डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट होते चले गए, होते चले गए, ये ऊपर तक आ जाएंगे। जैसे ये ऊपर तक आएंगे तो आप देखो आपको क्रॉस सेक्शन व्यू और टॉप व्यू भी दिखेगा। तो ये टॉप व्यू है, इसको आप कहते हो बार, बैरियर बार, ऑफशोर बार, पैरेलल बार, और ये सब आपका बार, बार या बैरियर बार या ऑफशोर बार, या फिर आपका धीरे धीरे जब ये लैंड के साथ जुड़ जाता है तब आप उसको स्पिट। ये है ऑफशोर सैंड बार, और जब ये लैंड के साथ जुड़ जाएगा तब आप उसको स्पिट। तो ये है आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। हमने ऑलरेडी इरोजनल लैंडफॉर्म्स आइडेंटिफाई कर दिए थे, केव, स्टैक एंड स्टफ, और हम अब अपने इरोजनल लैंडफॉर्म के साथ हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी देख लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक सैंड पार्टिकल्स हैं जो कि मेन लैंड से जुड़ा हुआ है। ये ए को क्या बोलेंगे आप हमें बताइए, जो मेन लैंड से जुड़ गया इसको आप क्या बोलेंगे। और ये जो इतना बड़ा आपको बैरियर बार दिख रहा है, इतना बड़ा आपको बार दिख रहा है जो कि लैंड से जुड़ा नहीं है, तो आप इसको क्या बोलेंगे। सो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, let us know about this in the comment section। I hope you like this video। For more such video, stay tuned। Bye bye।